हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में जो है एकदम तन मन लगा के लगे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो है 160 का ये जो वीडियो लेके आए हैं, ये हमारा फिजिक्स का तीसरा लेसन आपके बोर्ड एग्जाम्स का बनता है। और जो हमारा लेसन है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। आज इस लेक्चर्स में जो है, इस क्लास में जो है, इस पूरे चैप्टर को जो है एक ही क्लास में जो है समाप्त करने वाले हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक इस लेसन से बनते हैं, सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना 1 घंटे या सवा घंटे की ये जो वीडियो बनकर आएगी, इस वीडियो में आपका कोई भी इस लेसन से टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है इस लेसन से, तो ये मान के चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी इस लेसन के अच्छे से जो है आपकी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो अगला वीडियो आपका पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ में अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हो सकेगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे हम लोग को जो मोटिवेशन देखने को मिलता है। तो चलिए भाई, 160 का मतलब ये होता है कि भाई एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए जाते हैं लेसन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर का बनता है वो हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, यानी वैद्युत धारा किसे कहते हैं। तो भाई लेसन आपका है वैद्युत धारा, तो आपको वैद्युत धारा की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वैद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछा गया। तो सीधी सी बात है, वैद्युत धारा होती क्या है इसको जान लेते हैं। किसी चालक में प्रति सेकंड, यानी कोई हमारा चालक है, मान लीजिए तार है, वायर है, तो चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, यानी किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा होती है विद्युत धारा कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? वही लिखा गया है, किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहलाती है। एक तो ये परिभाषा है, ना समझ में आए तो दूसरी परिभाषा भी देख लो। आवेश प्रवाह की जो दर होती है, कि कौन सी दर? आवेश, जो आवेश प्रवाहित होगा, कहाँ प्रवाहित होगा? चालक में प्रवाहित होगा ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर जो होती है वैद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो आप लिख सकते हैं वैद्युत धारा बराबर, ऊपर लिखेंगे आवेश और नीचे आपका हो जाएगा समय। भाई समय प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड में कितना आवेश हमारे कंडक्टर चालक में जो है प्रवाहित हो रहा है, वही हमारी विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से। और आवेश को क्यू से, और समय जो है हमारा टी। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक हमारा क्या होगा, तो भाई आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, पता है ना, इससे पहले वाले लेसन में तो बताए थे ना। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और समय को आप सेकंड में भाई बता सकते हो, तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और सुनिए, या आप इसी को एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को जो है कैपिटल ए लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? एक चीज और जाने रहना कि ये जो हमारा फार्मूला है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो आप जानते हैं Q बराबर Ne होता है। क्या होता है? Q बराबर Ne होता है। अगर Q की जगह पे Ne रख देंगे तो हमारा I बराबर आ जाएगा Ne अपॉन T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी धारा जो हमें I मिल जाएगी Ne अपॉन T। कब? जब हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, तब यहाँ पे इस तरीके से इसको रखा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से बनता है इस लेसन से, वो है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, यानी अनुगमन वेग की परिभाषा पूछा जाता है और इसके लिए सूत्र स्थापित करने को कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या होते हैं और इसका व्यंजक किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। तो देखो भाई, आप जानते हैं कि ये हमारा, पहले इसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक है, कोई तार है, और तार में जो है हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं
वैद्युत धारा भेजते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक ओर से दूसरी ओर जो है गति करने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उस समय रास्ते में जो है कुछ न कुछ जो है धन आयनों से जो है टकराते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो कुछ न कुछ धन आयनों से जो है हमेशा टकराते रहते हैं और उनके टकराने के कारण जो है उनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो कम हो जाती है। जैसे कोई दौड़ता हुआ बहुत तेजी से आ रहा हो, लेकिन रास्ते में जब उसको बराबर अवरोध मिलने लगेगा तो वो तेजी से ना जा करके उस अवरोध के कारण वो थोड़ा नियत वेग से आगे बढ़ने लगता है। तो ठीक ऐसे ही इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो धन आयनों से हमेशा टकराती रहती है। और जब ये धन आयनों से इलेक्ट्रॉन्स जो है टकराते हैं तो एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। तो वो वेग जिस वेग से वो निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं उसी अनुगमन वेग या इसी का दूसरा नाम है अपवाह वेग कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन? जो चालक में बह रहा है इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, किससे टकराते हैं? अरे चलेगा तो आयन से टकराएगा ना, धन आयन से टकराएगा रेड वाला। तो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी कहां बह रहा है? कोई वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बह रहा है तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। उसे अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धन आयनों से टकराते हुए जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उस वेग को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। आप नहीं समझ में आया? ऐसा समझ लो कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आगे बढ़ती है और उस समय वह जो है स्थिर धन आयनों से टकराते हुए जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि वह वेग जिसके द्वारा चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। क्लियर हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जान लो कि जो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारी जो धारा होती है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जब जाती है तो वह स्थिर धन आयनों से टकराते हुए आगे बढ़ती है तो उसका जो वेग होता है वही अनुगमन वेग कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? इसको आप लिख सकते हैं कि माना चालक की लंबाई L है तथा अनुगमन वेग Vd हो तो देखो भाई एक बात याद रखना, जो अनुगमन वेग होता है उसे Vd द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चालक पर लगने वाला बल, भाई चालक पर जो लगने वाला बल होगा वो F बराबर E होगा। भाई E इलेक्ट्रॉन होगा और E जो है हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है और ये जो हमारा जिसमें बह रहा है ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हुए होते हैं। तो अगर मान लीजिए चालक की लंबाई यह है, भाई ये हमारा जो चालक लिया गया है वो यह लंबाई का हो तथा अनुगमन वेग Vd जिस वेग से बह रहा है वो Vd है तो चालक पर लगने वाला बल जो होगा F बराबर E यानी स्मॉल e कैपिटल E हो जाएगा। कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे बताएंगे यदि इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण A हो तो मान लीजिए जो हमारा त्वरण काम कर रहा है वो स्मॉल a है। तो एक चीज आप जानते हैं F बराबर m इंटू a होता है तो अगर आप a बराबर निकालेंगे तो F अपान m हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर F अपान m होगा। F की वैल्यू यहाँ E है, E हो जाएगा और नीचे m है। तो ये हमारा फार्मूला जो त्वरण का होगा ये आ जाएगा। एक चीज और आप जानते हैं a बराबर होता है dv अपान dt, इसको भी जाने रहिएगा। जो त्वरण हमारा a होता है dv अपान dt, अगर इसको यहाँ रख देंगे तो dv अपान dt बराबर E ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ dv को रोक लेते हैं तो dv बराबर तो E अपान m जो होगा ये फिर dt हो जाएगा।
भाई इसको इधर भेज दोगे तो ऐसे बन जाए। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम दोनों का समाकलन कर देते हैं। तो भाई समाकलन का निशान बनाए और ये BD हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये DB होगा बराबर भाई EE और M का समाकलन होगा नहीं, इसका होगा DT का और ये टाउ हो जाएगा ऊपर। ये इसको अगले स्टेप में जाएंगे तो ये हमारा DB और ऊपर जो है ये BD स्टार्टिंग का और बराबर E/M हो जाएगा, T आ जाएगा, ऊपर जो है टाउ होगा और नीचे 0 होगा। इसको और ठीक तो हमारा BD - 0 ये हो जाएगा BD - 0 बराबर E/M और ये जो बनेगा टाउ -0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा BD बराबर भाई 0 घटाएंगे इतना आ जाएगा और EE हो जाएगा, नीचे M आएगा और ये हमारा टाउ आ जाएगा। अब ये टाउ कौन है भाई? टाउ जो हमारा होता है श्रांतिकाल होता है। क्या होता है? श्रांतिकाल। दो कर्मागत टक्करों के बीच जो लगा समय होता है भाई, जो जब दो कर्मागत टक्करें होती हैं तो उनके बीच जो समय लगता है उसे हम श्रांतिकाल कहते हैं और श्रांतिकाल को टाउ द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। अब इसी में यदि विभवांतर V हो तो आप जानते हैं E बराबर V/L होता है भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/L भाई। लगाया गया विभवांतर और चालक की लंबाई का अनुपात जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। तो यहाँ पर हमारा BD बराबर आ जाएगा भाई E की जगह पे V/L रख देंगे तो हमारा E हो जाएगा V/ML हो जाएंगे, ये इतना आ जाएगा और ये जो है टाउ रहेगा ही रहेगा। तो हमें BD का व्यंजक जो है इस तरीके से प्राप्त हो जाए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। तो माना चालक की लंबाई L है, ये हमारा जो चालक है L लंबाई का है तथा अनुगमन वेग BD है भाई। अनुगमन वेग को हम BD से प्रदर्शित ही करते हैं। तो चालक पर लगने वाला बल जब F बराबर EE हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। और आप जानते हैं यदि इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण A हो तो F बराबर M/A होता है, तो A बराबर F/M होगा। तो A बराबर F/M होगा तो F की वैल्यू रख देंगे, इतना आ जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि जो हमारा त्वरण A होता है dB/dt होता है भाई। त्वरण हमारा जो होता है वो dB/dt, तो इसको यहाँ रखेंगे, रखने के बाद dB बराबर इतना आ जाएगा। दोनों का समाकलन करेंगे तो ये BD/0 हो जाएगा, BD स्टार्टिंग का होगा 0 dB और इसका dt हो जाएगा, ऊपर टाउ होगा नीचे ये होगा। तो ये हमारा, इसको ठीक करेंगे इतना आएगा और जब इसको सही करेंगे तो BD में से 0 घटेगा, टाउ में से 0, तो ये हमारा BD आ जाएगा। E/M ये टाउ हो जाएगा। यदि हम विभवांतर B हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/L होता है। तो भाई तो यहाँ पर E की वैल्यू हम V/L रख देंगे तो हमारा BD बराबर EB/ML हो जाएगा और टाई जो है श्रांतिकाल रहता है। तो समझ में आई बात कि नहीं? तो ये हमारा BD का जो है व्यंजक स्थापित हो जाता है। इसको याद कर लेना, इसकी जरूरत आपको आगे अभी लगेगी। समझ में आई बात? तो ये तो क्वेश्चन हमारा हुआ कि अनुगमन वेग की परिभाषा क्या हो गई और अनुगमन वेग का व्यंजक किस प्रकार स्थापित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहना। इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आपके आते हैं काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहली बात तो अनुगमन वेग की परिभाषा पूछी जाएगी। हमने आपको अनुगमन वेग की परिभाषा ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें हमने कहा था कि वह वेग जिससे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऋण आयन से धन आयन की ओर वो स्थिर धन आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आगे बढ़ते हैं। तो जिस वेग से आगे बढ़ते हैं वही अनुगमन वेग होता है। तो बात होगी अनुगमन वेग की। अब इसमें जो और लगा के पूछता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, यानी जो अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। यानी विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा I और अनुगमन वेग BD में क्या संबंध होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए हम दोनों में संबंध क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। भाई डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, याद ही हो गया होगा। चलिए अब इनके संबंध को भी हम देख लेते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, माना चालक की लंबाई, भाई ये जो हमारा चालक है इसकी लंबाई L है तथा अनुगमन वेग VD एवं क्षेत्रफल A है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनकी संख्या यह हो तो भाई अनुगमन वेग BD साथ में चालक की लंबाई L और इसका जो क्षेत्रफल है, भाई जो हमारा चालक है इसका क्षेत्रफल A है
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n हो तो 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो ये हो जाएगा NaVd हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd जो है होगा। भाई क्षेत्रफल A होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगा और वेग Vd हो जाएगा। अब समस्या यह है कि 30 सेकंड में अगर हम बात करें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, भाई 1 सेकंड की बात कितना हुआ, अगर हम 30 सेकंड में बात करते हैं तो हमारा ये जो फार्मूला है ये हो जाएगा NaVdT हो जाएगा। भाई 30 सेकंड में कह रहा है तो T भी लग जाएगा। एक चीज आप जानते हो, Q बराबर Ne होता है। क्या होता है? Q बराबर Ne हो, तो यहाँ आप Q हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है तो NaVdT और साथ में यहाँ फिर E हो जाएगा। NaVdT भाई यहीं पे रखोगे, भाई इसको यहाँ रख देंगे तो ये इतना आ जाएगा। एक चीज जानते हैं, चालक में प्रवाहित धारा, अरे धारा I बराबर क्या होता है? Q/T होता है ना भाई। I बराबर Q/T पता है, तो अब I बराबर भाई Q की वैल्यू इतना है तो इसको यहाँ रख देते हैं NaVdT और E है और साथ में ये नीचे T है, ये T कट जाएगा तो हमारा I बराबर जो मिल जाएगा, भाई इसको काटोगे तो हमें I बराबर जो मिल जाएगा NeAVd। ये हमारा धारा I। भाई आपसे क्या पूछा गया है? विद्युत धारा में संबंध, तो विद्युत धारा I हो गया, अनुगमन वेग Vd हो गया, तो अनुगमन वेग Vd तथा धारा में संबंध और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स E है तो इनमें जो है इस प्रकार से संबंध जो है देखने को मिलता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध को स्थापित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है। 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी NaVd हो जाएगा और फिर 30 सेकंड में, भाई T समय में तो T भी लग जाएगा और Q बराबर Ne होता ही है तो Q बराबर NeAVdT हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा। चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T होता है, तो भाई I की ये Q की जगह पे इसको उठा के रख देंगे और रखने के बाद काट देंगे तो I की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये है प्रवाहित धारा I और अनुगमन वेग Vd में संबंध को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, या धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। और धारा घनत्व की परिभाषा के बाद फिर इसी में क्वेश्चन जो लगा के पूछा गया है, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले धारा घनत्व क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। तो देखो भाई, इसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, कोई हमारा चालक है उसका एकांक क्षेत्रफल है, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चालक का हमारा जो एकांक क्षेत्रफल होगा उसमें से जितनी धारा बहती है उससे हम धारा घनत्व के नाम से जानते हैं। और धारा घनत्व को J द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? J द्वारा। ध्यान रखना, आप लिख सकते हैं धारा घनत्व बराबर, आप लिख सकते हैं विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। इसको धारा घनत्व को J द्वारा प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा हमारी जो हो वो I हो जाएगा और क्षेत्रफल A हो जाएगा। धारा घनत्व का जो फार्मूला मिलेगा J बराबर I/A होगा। अगर इसके हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा, मात्रक बराबर भाई I जो होता है वो एम्पियर होता है, इसे एम्पियर में लिखा जाता है, और बटा A जो होगा ये क्षेत्रफल है, तो इसे हम मीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो एम्पियर, इसको आप एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। यानी धारा घनत्व को एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर इसकी बीमा की अगर हम बात करें, बीमा क्या बनेगा, तो भाई एम्पियर का A होगा और जो मीटर स्क्वायर होगा इसको M लिखा जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये M-2 बन जाएगा और A हो जाएगा। तो ये जो है इसकी बीमा जो है इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई आपकी धारा घनत्व क्या है। अब इसी में जो क्वेश्चन लगा के पूछता है कि अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध बताओ।
अब चाहे आप अपवाह वेग करके पूछा गया हो और चाहे इसे अनुगमन वेग करके पूछा जाए, बात तो एक ही हुई ना। तो ध्यान रखना हमेशा, अपवाह वेग और अनुगमन वेग ये दोनों एक ही बात है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि अनुगमन वेग तथा ये धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध को भी हम जान लेते हैं। भाई एक फार्मूला हमने आपको बताया था, क्योंकि I बराबर NEAVD। अभी अभी इससे पहले वाले में हमने आपके धारा, विद्युत धारा और अपवाह वेग या अनुगमन वेग में संबंध को हमने बताया था, ये तो याद ही हो गया होगा। अब एक चीज अभी अभी हमने आपको J बराबर बताए I/A, यही तो बताया है यहाँ धारा घनत्व J बराबर। तो एक काम करिए, इसको उठा के इसी में रख दीजिए। तो I की वैल्यू है NEAVD है और नीचे हमारा A है, तो A से कट जाएगा तो हमें J बराबर जो मिल जाएगा NEVD जो है धारा घनत्व और अपवाह वेग या अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात की नहीं? यानी J बराबर NEVD जो है, भाई J क्या है हमारा धारा घनत्व है, VD क्या है अनुगमन वेग है, या इसी को अपवाह वेग कहते हैं। तो समझ में आ गया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके इस लेसन में बनता है, ओम का नियम क्या है, यानी ओम का नियम पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, ओम का जो नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, अब ये भौतिक अवस्था क्या है, तो ताप, दाब, साम्यता, यानी ताप, दाब, साम्यता हो गया, क्षेत्रफल हो गया, तो ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। यानी जो हमारा चालक हो सेम वैसे रहे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, यानी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया जाता है B, और उसमें बहने वाली जो धारा I होता है, इन दोनों का अनुपात सदैव नियत होता है। यही जो है ओम का नियम कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में लगाया गया जो विभवांतर होता है और उनमें प्रवाहित धारा अनुक्रमानुपाती होते हैं, या आप कह सकते हैं समानुपाती होते हैं। भाई लगाया गया विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं, यानी V समानुपाती I भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? V समानुपाती I। अब आप इसको इधर लाएंगे, भाई आप यहाँ समानुपाती हटाएंगे, बराबर लाएंगे, तो कोई न कोई नियत रखेंगे, नियतांक लगाएंगे समानुपाती हटाने के बाद, ये I हो जाएगा। तो हमारा V/I बराबर यहाँ पर नियतांक जो है हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कुल मिला के लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, दोनों का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है, स्थिर होता है। समझ में आई बात? यही जो है ओम का नियम कहता है, यानी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आप ऐसा कह सकते हैं, ना कह पाओ तो आप कह दो V/I बराबर नियतांक याद रहेगा, तो आप कह दीजिए लगाया गया चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, दोनों का अनुपात सदैव नियत होता है। समझ में आ गई बात? अब इसमें जब ओम का नियम पूछा जाता है, तो अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो चलिए हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी देख लेते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I हो, तो आप जानते हैं I बराबर NEAVD। भाई ये तो आपका पता है ना, प्रवाहित धारा I बराबर NEAVD, ये समीकरण 1 होगा, ये तो आपको ठीक से याद हो गया होगा। और फिर इसके बाद आप बताएंगे यदि चालक में अनुगमन वेग VD हो, तो भाई जो हमारा अनुगमन वेग VD हो, तो VD बराबर आपको पता है EV/ml, और फिर टाउ जो है ये भी हमने आपको फार्मूला बता दिया, यानी VD बराबर EV/ml और फिर टाउ होता है। ये हमारा समीकरण 2 है। ये जो हमारा VD का मान है, यानी VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो VD का ये मान है इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो जहां BD लिखा है वहां इसको लिख देंगे, तो हमारा I बराबर ये जो फार्मूला है बन जाएगा NEA रहेगा ही रहेगा, और VD की जगह पे EV/ml हो जाएगा। भाई ये VD की जगह पे इतना लिखेंगे और ये हमारा टाउ रहेगा ही रहेगा। काम करते हैं, I बराबर यह हमारा है E² हो जाएगा, और ये फिर A होगा और ये V हो जाएगा और नीचे ml हो जाएगा।
और फिर ये टाउ। अगर इसको बटा 1 माने तो ये जो v है इसको यहाँ ले आएंगे तो i अपान v बराबर यन ई स्क्वायर a हो जाएगा और नीचे ml रहेगा और ये टाउ रहेगा ही। इतना समझ में आया नहीं? कुछ नहीं करना है, इसको बटा 1 मान लो, यहाँ का v उठा के यहाँ कर दीजिए और जब v रखोगे तो i अपान v हो जाएगा, ये इतना आपका आ जाएगा। तो इसको अगर हम पलट के लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा v अपान i बराबर, भाई नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ml हो जाएगा और नीचे हमारा यन ई स्क्वायर a और फिर टाउ जो है मिल जाएगा। तो आप इसमें बताएंगे ये जो हमारा ml अपान यन ई स्क्वायर a टाउ है ये क्या है? ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब इसका मान नियत कर देंगे तो हमें v अपान i बराबर जो है भाई कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? और यही हमारा ओम का नियम है, यह ओम का नियम है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है भाई, I बराबर यानी एक बीडी होता है, आपको पता है। और यदि चालक में अनुगमन में एक बीडी हो तो बीडी का फार्मूला याद है ईवी अपान एमएल और ये टाउ होता है। इसको उठा करके इसी में रखेंगे तो हमारा समीकरण ये बन जाएगा। और जब ये बनेगा तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से v उठा के नीचे कर लेते हैं तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। अब चूंकि हमें v अपान i में चेंज करना है, इसको पलट देंगे और पलटेंगे तो पूरा हमारा पलट जाएगा, इधर कभी पलट जाएगा, इधर कभी पलट जाएगा, चाहे पलटेंगे दोनों पलटेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसमें ये जो ml और यानी स्क्वायर ए टाउ है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो जब इतने का मान कांस्टेंट हो जाएगा तो v अपान i बराबर कांस्टेंट नहीं आ जाएगा। और यही तो हमारा ओम का नियम है, तो ये हमारा ओम का नियम है। तो इस तरीके से अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति की जाती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है। तो इस तरीके से किया जाता है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता है इसमें से वो हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा बताइए। तो चाहे आप विशिष्ट प्रतिरोध कह लीजिए और चाहे इसको प्रतिरोधकता कह लीजिए, दोनों बात एक ही है, यानी इसी को एक ही को कहा जाता है। ऐसा नहीं प्रतिरोधकता आ जाए तो कंफ्यूजन में रहो, या विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए तो प्रतिरोधकता क्या है इसके कंफ्यूजन में रहो, दोनों एक ही है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? तो सीधी सी बात है, किसी धारावाही चालक के भीतर, यानी कोई हमारा धारावाही चालक है, कंडक्टेंस है, तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है और धारा घनत्व जो हमारा J होता है, दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसको आप लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा धारा घनत्व, ये इसका फार्मूला बनेगा। भाई आप जान रहे हैं किसी धारावाही चालक के भीतर, अब बात कहाँ करोगे, किसी धारावाही चालक की तो बात करोगे, तो किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसका जो धारा घनत्व होता है, दोनों का अनुपात जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहलाती है। समझ में आ गई बात? ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E होता है और धारा घनत्व हमारा J होता है, यानी रो बराबर E अपान J जो है इसका फार्मूला मिल जाता है। एक चीज आप जानते हैं कि हमारा E बराबर जो होता है V अपान L होता है। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लगाए गए विभवांतर और लंबाई का अनुपात होता है, और J बराबर जो हमारा फार्मूला होता है I अपान A होता है। यह दोनों मान उठा करके इसी में रखेंगे तो हमारा रो बराबर जो मिल जाएगा, भाई हमारा E की वैल्यू V अपान L हो जाएगा और नीचे J की वैल्यू I अपान A हो जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो हमारा V अपान L हो जाएगा और ये A अपान I हो जाएगा, इतना आ जाएगा। एक चीज आप इसमें जानते हैं, देखो भाई आप इसी को थोड़ा और ठीक करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं V अपान I। भाई आप इसी में बटे में IL और I है तो I इधर लिख दीजिए, इतना कर लीजिए और A अपान L कर लीजिए। तो V अपान I आपको पता है कि V अपान I बराबर होता है R होता है। भाई ये हमारा R जो होता है V अपान I बराबर R होता है, तो जहां V अपान I लिखा है वहां R लिख देंगे तो हमें रो बराबर जो मिल जाएगा, भाई R ये रहेगा ही रहेगा, ये A हो जाएगा और बटे में L आ जाएगा। तो हमारा रो बराबर
RA/L जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं भाई? विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J होता है, E की वैल्यू V/L होती है और J बराबर I/A होता है। इसको रखोगे ऐसे मिलेगा और मिलने के बाद हम इसको B/I कर लेंगे, A/L हो जाएगा। तो V/I बराबर R होता है, जो हमारा प्रतिरोध R होता है वो B/I होता है। तो अब जहां B/I लिखा है R लिख देंगे तो RA/L नहीं हो जाएगा। तो ये रो हमारा जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा। अब रही बात इसका जो मात्रक बनता है, तो इसके मात्रक की अगर हम बात करें भाई, ये हमारा प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पर A/L लिखा है। A का मात्रक जो होता है भाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई भी हमारा जो है मीटर होती है, तो ये कट जाएगा तो मीटर बचेगा, तो ओम मीटर, यानी जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है ओम मीटर होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ओम बना दीजिए और मीटर, मीटर को M से लिखा जाता है, तो ये ओम मीटर इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आई बात? इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, यानी परिभाषा बताइए। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। देखो सीधी सी बात है कि जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को, मान लीजिए हमारा कोई चालक है, कोई तार है और उस चालक पर हम विद्युत आवेश को जो है क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। भाई ये हमारा मान लीजिए कोई चालक है और इसमें आवेश जो हमारा Q है उसको एक सिरे से इसके दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, तो जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई बात? इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बराबर विभव गुणे आवेश, यानी विद्युत ऊर्जा जो होगा वो विभव होगा गुणे आवेश। तो विद्युत ऊर्जा को भाई कार्य कर रहे हो तो W हो जाएगा और विभव को V लिखा जाता है, आवेश को Q लिखा जाता है। एक चीज आप जानते हैं Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। अगर यहाँ Q पर IT रख दिया जाए तो ये हमें W बराबर मिल जाएगा VIT, यानी जो किया गया कार्य है यही जो है विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो ये हमारा जो W है इसमें आप देख रहे हैं कि V और I, V जो है विभव है और I जो है ये धारा है, विभव और धारा को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से एक फार्मूला आपको और पता है, V बराबर IR होता है। भाई आप जानते हैं विभव V बराबर IR होता है। अगर हम V के स्थान पर IR रख दें तो हमारा W बराबर ये हो जाएगा, भाई V की जगह पे I रखोगे IR और IT ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये आपका W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर बन जाएगा और RT हो जाएगा। तो ये हमें प्रतिरोध और धारा के पदों में हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसमें प्रतिरोध होगा और धारा होगा। समझ में आई बात? और एक चीज आप जानते हैं I बराबर होता है V/R। अगर हम I बराबर V/R रख दें यहाँ पर तो हमारा W बराबर भाई I की जगह पे V/R हो जाएगा, तो V स्क्वायर R स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये R होगा और ये T होगा, एक R कट जाएगा, तो हमारा W बराबर जो मिल जाएगा V स्क्वायर अपान R और फिर T जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा विभव और प्रतिरोध के पदों में जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा की जो है अलग अलग फार्मूले आपको W बराबर देखने को मिल जाएगा। एक W बराबर VIT हो जाएगा और दूसरा W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा और तीसरा W बराबर V स्क्वायर अपान R और T जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई विद्युत ऊर्जा। भाई विद्युत ऊर्जा के लिए हमने आपसे कहा कि जब किसी चालक के भीतर जो है आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है, यानी जब किसी, ये हमारा क्या है, ये चालक है, तो चालक के भीतर ही तो ले जाते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम जो है विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा की व्यय जो होता है वही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ले जाने में कार्य करना पड़ता है, तो वही विद्युत ऊर्जा को हम लिख सकते हैं विभव गुणे आवेश,
तो ये हमारा W, विद्युत ऊर्जा को यहाँ W बताया गया क्योंकि यही कार्य किया जाता है। तो W बराबर V गुणे Q हो जाता है और W बराबर VIT हो जाएगा। भाई यहाँ पर अगर आप Q बराबर IT रखते हैं तो VIT हो जाएगा और अगर हम V बराबर IR रख देते हैं तो हमारा I स्क्वायर RT मिल जाएगा। अगर I बराबर V अपान R मिल जाते हैं तो हमारा V स्क्वायर अपान R और T जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये तो थी विद्युत ऊर्जा होती क्या है, इसकी परिभाषा और इसके फार्मूले। तो चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली परिभाषा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है शक्ति अथवा सामर्थ्य। विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, चाहे सामर्थ्य से पूछ लिया जाए कि सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, चाहे आपसे कह दिया जाए विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम विद्युत शक्ति की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में, भाई जाहिर सी बात है हम धारा परिपथ में ही भेजते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर, यानी अब भाई ऊर्जा जो हमारा नष्ट होगा, क्षय होगा, उसमें कुछ न कुछ समय तो लगेगा ही। तो समय दर यानी ऊर्जा क्षय होने की जो समय दर होती है उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी जितने समय में ऊर्जा हमारी नष्ट होती है उसका जो समय होता है, समय दर को ही हम जो है विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको आप ना समझ में आए तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी परिपथ में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। यानी कार्य करने की जो दर होती है उसे सामर्थ्य कहा जाता है। इसे हम P द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आई बात कि नहीं? यानी आपसे अगर पूछा जाए विद्युत शक्ति किसे कहते हैं या जो है सामर्थ्य की परिभाषा बताओ, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं किसी परिपथ में जो कार्य किया जाता है उसका जो दर होता है वो सामर्थ्य कहलाती है। या आप कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के समय दर को, ऊर्जा के क्षय होने के समय दर को जो है विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ में आ गई बात? देखिए इसको आप लिख सकते हैं भाई P बराबर W अपान T लिख सकते हैं। भाई आप कार्य करोगे तो कितना कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो यह हमारा कार्य को समय दर को जो दोनों का अनुपात होता है वो हमारा शक्ति कहलाता है। एक चीज आप जानते हैं कि W बराबर VIT, अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि W बराबर VIT होता है। अगर हम यहाँ W के स्थान पर इसको रख देते हैं तो हमें P बराबर VIT अपान T हो जाएगा। ये T कट जाएगा तो यानी हमें P बराबर मिल जाएगा VI। एक फार्मूला हमें ये देखने को मिल जाएगा भाई I बराबर V अपान R। ये आपको पता है कि I बराबर V अपान R होता है। तो अगर हम यहाँ पे I की जगह पे रख दें, भाई V रहेगा ही रहेगा, और I के स्थान पर V अपान R रख देते हैं, V अपान R, तो अगला हमारा जो फार्मूला P बराबर मिल जाएगा V स्क्वायर अपान R जो है देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से भाई आप जानते हैं V बराबर IR होता है। V बराबर IR, अगर यहाँ पे V के स्थान पर IR रख दिया जाए तो हमारा P बराबर भाई V की जगह पे IR रख देंगे और I पहले से मौजूद है, तो P बराबर I स्क्वायर R। एक फार्मूला हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सामर्थ्य का जो है अलग अलग फार्मूला देखने को मिलेगा। एक आपको मिल जाएगा P बराबर VI और दूसरा जो है आपको मिल जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपान R और तीसरा जो है P बराबर I स्क्वायर R। इस तरीके से अलग अलग फार्मूले जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है भाई जूल होता है। भाई कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है और नीचे समय दिया गया है तो ये सेकंड हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक देखने को मिलेगा। अथवा आप इसी को एक और मात्रक है वाट भी जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो है विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य में आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, इसकी परिभाषा पूछ लिया जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, सल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी सल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इन दोनों को जानने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है बार बार पूछा
गया है और पूछा जाता भी है। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। भाई कोई भी सेल हो तो सेल का घोल आप जानते हैं, भाई सेल का जो घोल होता है, देखो बच्चों ये हमारा सेल है, मान लीजिए एक हमारा सेल है, तो अब सेल में एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारा घोल होता है, विलयन होता है, ये धारा के प्रवाह में कुछ न कुछ बाधा या अवरोध उत्पन्न करता है। यही जो अवरोध होता है वह हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आई बात? जब किसी सेल में सेल का घोल जो है विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? जब किसी सेल में जो हमारा सेल का घोल होता है, भाई ये हमारा सेल है और इस सेल के घोल, यही तो घोल है, ये हमारा घोल है, और ये घोल जो होता है वो हमें विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो कुछ न कुछ जो अवरोध उत्पन्न करता है यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अवरोधित होता है। तो अब अवरोध चूंकि सेल के भीतर उत्पन्न हो रहा है, तो सेल के भीतर जब उत्पन्न होगा तो इसीलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला कारक तो ये है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। कहने मतलब ये जो हमारा सेल दोनों लगाया गया है, भाई दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक सेल में दो इलेक्ट्रोड लगाया गया है, तो अगर इनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी काफी हो जाए, यानी दूरियां अगर हम बढ़ा देते हैं तो भी हमारा जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जो हमारा सेल होता है, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो ज्यादा अधिक बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसी तरीके से पहली बात तो होगी प्लेटों की बीच की दूरियां अगर अधिक होंगी तो भी हमारा आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा। और दूसरी बात यह है कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, यानी जो इसमें हम घोले हैं, भाई कोई न कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ घोला गया होगा, भाई जिस प्रकार का हमारा सेल होगा उसी हिसाब से हम उसमें विद्युत अपघट्ट घोले होंगे। तो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी जो हमारा विद्युत अपघट्ट है इसको अगर हम सांद्र करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन में ले जाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं, यानी विलयन को गाढ़ा करते हैं, गाढ़े घोल में ले जाते हैं, तभी इसका मान जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। देखो जितने ज्यादा विलयन हमारा तन होता है उतने ज्यादा प्रवाह जो है आसानी से होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जो है आसानी के साथ होता है। और अगर हमारा जो विलयन है वो जितने ज्यादा सांद्र होता है उतने कम धारा प्रवाह होता है। तो कहने मतलब अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ाने पर ये आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और दूसरी बात, अगर इन प्लेटों के बीच की दूरियां अगर हम बढ़ाते हैं, जितने ज्यादा दूरी बढ़ाते हैं उतने ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जब किसी सेल में सेल का घोल जो है विद्युत धारा के मार्ग में जो है अवरोध उत्पन्न करता हो तो उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसमें इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। यानी विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर हाल में अक्सर जो है हर साल जो है पूछा जाता है, कभी प्रथम नियम तो कभी द्वितीय नियम, या इससे रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल तो देखने को हर हाल में आता ही आता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का क्या नियम है। पहले इसको जान लेते हैं। देखो विद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ का नियम है, इन्होंने दो नियम दिया है। तो सबसे पहला नियम जो हमारा बनता है वो प्रथम नियम कहलाता है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम से जाना जाता है। और इसी किरचॉफ के प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहा जाता है, यानी किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। और दूसरा जो है संधि का नियम भी कहा जाता है। अब ये किरचॉफ का प्रथम नियम होता क्या है? तो किरचॉफ का प्रथम इस नियम के अनुसार, अगर हम किरचॉफ के नियम के अनुसार देखें तो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ये कैसे होता है चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा संधि है जिसे O कहा गया है। यहाँ पर एक धारा इधर से आ रही है और एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, और मान लीजिए एक धारा यहाँ से बाहर निकल रही हो और एक धारा इधर से आ रही है।
तो अब चूंकि ये धारा I1 होगी, ये धारा I2 होगी, ये धारा I3 होगी, ये धारा हमारा I4 हो जाएगा और ये धारा हमारा I5 हो जाएगा। तो अब ये संधि है, यानी इस संधि पर चारों अलग अलग दिशाओं से जो है विभिन्न धाराएं आती हैं और यहाँ I5 से जो है निकल करके जा रही है। भाई इनका नियम ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। इसको इन्होंने ऐसे कहा है, सिग्मा आई जो होगा भाई समस्त धाराओं का योग जो होगा वो शून्य होगा, यानी सिग्मा आई बराबर शून्य जो है होता है, ये इन्होंने कहा। अब आप इसके अनुसार अगर देखना चाहें तो भाई एक धारा हमारी I1 आ रही है और प्लस दूसरी धारा हमारी I2 आ रही। भाई सिग्मा आई का मतलब हुआ जितनी धाराएं हैं सबको एक में जोड़ दिया जाए, तो आ रही है तो I1 हो गया प्लस I2 भी है, और तीसरी धारा हमारी जो है I3 आ रही है और चौथी धारा हमारी I4 आ रही है, इसी पे आ रही है तो प्लस हो जाएगा, और पांचवी धारा जो है ये हमारा जा रही है तो जा रहा है तो माइनस लगा देंगे तो I5 हो जाएगा। इसको और अगर ठीक करेंगे तो ये हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर I5 हो जाएगा। यानी जितनी धारा हमारा I5 से, ये सारी धाराएं जितनी आ रही हैं वो सभी धाराएं I5 से होकर के बाहर जा रही हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग, ऐसा भी कह सकते हैं। भाई जितनी धारा आएगी, अगर मान लीजिए एक से अधिक रास्ताओं द्वारा वापस जा रही है तो ये इधर हो जाएगा। तो इसी तरीके से भाई अगर मान लीजिए I5 है, इसी तरीके से अगर ये एक धारा और लगा दिया जाए I6 से धारा निर्गत हो रही है तो यहाँ पर I5 और माइनस I6 जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस I6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको जो है निर्गत धाराओं का योग जो है आपको देखने को मिल जाएगा। भाई आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग, तो ये दोनों आपका भाई इधर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, I5 प्लस I6 हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो दोनों का दोनों प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सीधा सा प्रथम नियम कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से सिग्मा आई बराबर 0 जो है आपको देखने को मिलता है। एक बात याद रखना, ये जो इनका प्रथम नियम है, आप बता सकते हैं कि प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। भाई जो ये प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें विभिन्न अलग अलग धाराओं को आपस में जोड़ा गया है, तो विभिन्न धाराओं को संधि में मिलाया गया है, तो इसीलिए इसको धारा का नियम बताया गया है। और संधि का नियम भाई एक ही जगह पर ये इकट्ठा हो रही है और यहाँ से होकर के किसी दूसरे रास्ते से जा रही है, तो इसीलिए इसको संधि का नियम, यानी अलग अलग धाराओं को आपस में जोड़ करके एक जगह एकत्रित किया जा रहा है और फिर आगे जो है दूसरे रास्ते से गुजारा जा रहा है, तो इसीलिए इसको संधि का नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, इस दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, यानी ये वोल्टता पर आधारित होती है। और लूप का नियम, इसे लूप का नियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक नाम और है बंद पास का नियम भी कहा जाता है। तो इसको पहले नाम जाने रहिएगा कि बंद पास का नियम भी कहा जाता है किसको, किरचॉफ के द्वितीय नियम को, और लूप का भी नियम को बोला जाता है लूप का नियम, और वोल्टता का नियम कहा जाता है, और ये दूसरा नियम है। तो ये जो है, अब ये किरचॉफ का दूसरा नियम होता क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, जैसे मान लीजिए एक बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये है, इसमें दो बंद पास हमने बनाया है इस डायग्राम में, तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, यानी अलग अलग, भाई इसमें एक धारा अलग बह रही है, इसमें एक धारा अलग बह रही है, तो वही कहा गया में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सिग्मा आई आर जो होगा, आई का मतलब हुआ कि इसमें जो धारा बंद पास से गुजर रही है वो धारा और उसका जो आर लगाए गए प्रतिरोध
दोनों का गुणनफल का योग जो होता है वो उसके विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। भाई विभिन्न बंद पास में गुजरने वाले विभिन्न धारा और लगाए गए प्रतिरोध का दोनों का गुणनफल का जो योग होता है वो उसके विद्युत विभिन्न भागों में जो विद्युत वाहक बल लगे होते हैं उनके योग के बराबर होता है। भाई सिग्मा का मतलब होता है कि उनको अलग अलग करके आपस में जोड़ा गया है। तो वही लिखा गया किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, भाई धाराओं आई हो गया तथा उनके संगत प्रतिरोध R का गुणनफल, दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जितना विद्युत वाहक बल लगा होगा उसका बीजगणितीय योग होगा और साथ में जो उसमें धारा बह रही होगी और जो प्रतिरोध लगाया गया होगा उन दोनों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है। अब अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि बंद पास, भाई एक बंद पास आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। भाई एक बंद पास यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा तो इसे आप पहला बंद पास कह सकते हैं और ये हमारा दूसरा बंद पास हो जाएगा। तो बंद पास एक के लिए, भाई इसके लिए अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं I1 होगा, ये I1 हो जाएगा गुणे R1 हो जाएगा। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये धारा ऐसे आ रही है और इसमें धारा अपोजिट बह रही है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये हमारा I2 हो जाएगा और गुणे R2 हो जाएगा। हमने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें धारा जो है इधर से अपोजिट आ रही है, अब इधर से आ रही है तो अपोजिट हो रही है तो अपोजिट के लिए हमने माइनस लगाया है। और ये बराबर होगा किसके, ये E1 होगा। अब ये चूंकि अपोजिट है तो माइनस E2 जो है लिखा जाएगा। तो ये आपका पहला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बंद पास 2 के लिए देखा जाए तो जो समीकरण हमें मिलेगा, भाई यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर धारा ऐसे है तो ये हमारा एक तो I2 हो जाएगा गुणे R2 हो जाएगा इसके लिए और साथ में धारा जो है यही धारा बह रही है प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये हमारा I3 हो जाएगा और गुणे R3 हो जाएगा और बराबर इसमें जो लगा है ये हमारा विद्युत वाहक बल ये E2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी यही धारा इसमें बह रही है। अब एक चीज आप जानते हैं ये जो I3 है, भाई I3 में धारा कौन कौन सी आ रही है, एक तो I1 आ रही है और दूसरा अगर देखा जाए तो ये I2 धारा भी यहाँ से होकर के बह, भाई एक धारा ये बह रही है और दूसरी ये भी धारा बह रही है तो आप I3 बराबर I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। तो जहाँ I3 लिखा है अगर इसको लिख दिया जाए तो ये I2 R2 हो जाएगा और प्लस I3 की जगह पे I1 प्लस I2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा और फिर ये जो है हमारा E2। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से ये दो पास, ये जो पास है इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपको बहुत देखने को मिलता है और गलती नहीं करोगे तो इस तरीके से आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी पहले पास के लिए ये हमारा फार्मूला निकल के आएगा और दूसरे पास के लिए हमारा ये फार्मूला देखने को मिल जाएगा। एक बात याद रखना, ये जो हमारा दूसरा नियम है यह नियम आप लिख सकते हैं, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आप कह सकते हैं जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें आप बताएंगे कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास से प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों से, यानी कोई परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का तथा उनके संगत प्रतिरोध, भाई जो धारा होगी और उसके साथ जो प्रतिरोध लगा होगा, विभिन्न धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, भाई इन दोनों का जो गुणनफल होता है और उनके बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ए, यानी जितना हमें आई आर मिला होगा अलग अलग बंद पास में उन सब का, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग होगा और जितना विद्युत वाहक बल लगा होगा उनका जो है योग होगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं, यही जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है कहता है। समझ में आ गई बात? तो किरचॉफ का नियम समझ में आ गया होगा। ये देखो दोनों जब पूछे जाते हैं तो पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं या कभी कभी किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा जाता है, कभी कभी किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाता है और साथ में इसके साथ न्यूमेरिकल भी कभी कभी लगा के
दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता है, खूब पूछा गया है कि व्हिट स्टूडेंट सेट पर्पस से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाता है। और साथ में इसमें जो है व्हिट स्टूडेंट सेतु संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपके क्वेश्चन में जो है संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। भुजाओं में जो है संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें 4 प्रतिरोध, देखो जो व्हिट स्टोन सेट पर्पस होता है इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। जैसे मान लीजिए PQRS है, आप देख रहे हैं ये हमारा डायग्राम है। अगर आप डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम के माध्यम से आप ये बातें आप लिख लेंगे कि इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। भाई हमारा 4 प्रतिरोध PQRS है और आपस में जो है जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज जो है ABCD का निर्माण किया जाता है। आप देख रहे हैं भाई PQRS को आपस में जोड़ा गया है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमारा जो है बनकर तैयार होता है। बिंदु A व C के बीच, ये जो हमारा बिंदु A है और C है, इन दोनों के बीच में एक सेल लगा होता है जो विद्युत वाहक बल ई होता है, सेल होता है जो Q1 कुंजी के द्वारा जोड़ते हैं। यानी सेल हमारा जो है यहाँ पर कुंजी K1 लगा होता है। इस कुंजी K1 के द्वारा जो है इन दोनों को आपस में सेल की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तथा B व D के बीच, आप देख रहे हैं B और D के बीच में जो है एक धारामापी G हमारा होता है और यह धारामापी G जो होता है वो K2 कुंजी की सहायता से जो है जोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक दूसरी कुंजी K2 लगा होता है और इसकी सहायता से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ गई बात? यानी इसको देख करके आप आराम से इसको लिख ले जाओगे। अब बात आती है कि व्हिट स्टोन सेल में परिपथ को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। यानी व्हिट स्टोन सेल परिपथ जो हमारा होता है इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर जब इसमें हम धारा प्रवाहित करें तो कोई विक्षेप न उत्पन्न हो तो उसे संतुलित अवस्था कहते हैं। यानी जब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो यह परिपथ की संतुलित अवस्था कहा जाता है। देखो यहाँ पर जो हमारा धारामापी होता है, धारामापी में विक्षेप का मतलब होता है कि भाई एक कभी ऐसे भागता है कभी ऐसे भागता है। जब यह सीधा सीधा रहे तो समझ लो अब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसी को कहा गया कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं और कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तो समझ लो परिपथ हमारा जो है वो संतुलित अवस्था में होता है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे पहले किरचॉफ के द्वितीय नियम से। भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से सबसे पहले बंद पास ABDA में बात करेंगे। हम बात करेंगे बंद पास ABDA के लिए। यानी सबसे पहले हम बंद पास ABDA के लिए बात करेंगे। तो ये हमारा I1 होगा। भाई यहाँ की अगर हम बात करेंगे I1 तो ये हमारा गुणे P हो जाएगा। अब चूंकि इसमें धारा जो है दूसरी बह रही है तो माइनस I2 जो होगा वो गुणे R हो जाएगा और ये बराबर जो है 0 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I1P बराबर I2R, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बंद पास अब हम इसमें बात करेंगे BCD के लिए। भाई BCDB के लिए यानी दूसरा बंद पास हमारा ये हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो होगा तो भाई यहाँ पर I1Q हो जाएगा, I1 गुणे Q और दूसरे में धारा दूसरी बह रही है तो माइनस हो जाएगा, I2S हो जाएगा और ये बराबर होगा 0 की। तो इसको आप लिख सकते हैं I2 गुणे Q बराबर ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम भाई समीकरण 1 और समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर हम 2 से 1 में भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा I1 गुणे P बटे I1 गुणे Q हो जाएगा और बराबर I2 गुणे R होगा और नीचे I2 गुणे S हो जाएगा। यहाँ से I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा P अपान Q बराबर R अपान S। ये हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? भाई आप देख रहे हैं भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम जो लगाएंगे तो अगर हम बंद पास ABDB की बात करें
तो यहाँ पर I1P होगा और माइनस, चूंकि इसमें धारा दूसरी बह रही है तो I2R हो जाएगा बराबर 0 होगा, और फिर ये आपका I1P गुणे I2R हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरीके बंद पास अगर हम BCDB की बात करें तो इसमें हम I1Q होगा यहाँ पर और माइनस I2S हो जाएगा बराबर 0 होगा, और फिर इसको हम इधर ले जाएंगे, I1Q बराबर I2S हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 बनेगा, और समीकरण 1 को 2 से जब हम भाग दे देंगे तो हमारा ये कट जाएगा, और P/Q बराबर R/L यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगभग जो है हर साल जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी टॉपिक्स हमने बताए हैं सभी आपके समझ में आए होंगे। तो समझ में आया हो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और लोग जो है अपनी तैयारी जो है इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।